क्या सिर्फ म्यूटेशन दर्ज करने से कोई मालिक बन सकता है? क्या माँ की जायदाद बेटों को मुंतकिल करके बेटियों को डिप्राइव किया जा सकता है? अगर बूढ़ी माँ या अनपढ़ खातून से ज़बरदस्ती से कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली जाए तो उसकी कानूनी वैल्यू क्या होगी? आज डिस्कस करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला, जिसमें ये सारे पॉइंट डिस्कस किए गए कि म्यूटेशन के ज़रिए, इंतकाल के ज़रिए अगर कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली जाए, माँ या बाप बूढ़ा हो, तो उस वक़्त की गई ट्रांज़ैक्शन की वैल्यू क्या होगी? जजमेंट आप नोट कर लें, 2026 LHC 1252। आज हम लाहौर हाई कोर्ट के एक इंतहाई अहम फैसले की बाबत बात करेंगे, जिसमें अदालत ने गिफ्ट म्यूटेशन की कानूनी हैसियत, रेवेन्यू रिकॉर्ड की अहमियत, खवातीन के वरासती हकूक और रिव्यू के इख्तियारात के बारे में बात की। ये फैसला उस शख्स के लिए इंतहाई अहम है जो जायदाद खरीदता है, वरासती मामलात में शामिल है या फैमिली प्रॉपर्टी तनाज़ात का शिकार है। ये ज़हन में रखें कि आप अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं जिसमें जो मालिक है उसने बाकी लीगल एज को डिप्राइव किया है और फिर वो मालिक बना है, तो रुक जाएं, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी ना खरीदें। अगर भाई ने आपको किसी सूरत ऐसी ट्रांजैक्शन के ज़रिए डिप्राइव किया है, तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की ये जजमेंट आपके लिए मशअल राह हो सकती है, आप अपना हिस्सा मांग सकते हैं। इस केस के इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि एक खातून सकीना बीबी, उसकी तकरीबन 17 कनाल ज़मीन थी, उसके 5 बेटे 2 बेटियां थी। बाद में 3 बेटों ने 2014 में एक गिफ्ट म्यूटेशन, फैमिली पार्टीशन म्यूटेशन दर्ज करवाई रेवेन्यू रिकॉर्ड में, जिसके ज़रिए उन्होंने सारी जायदाद जो है इन 3 बेटों के नाम पे मुंतकिल कर दी। इसमें सबसे जो अहम बात है, दोनों बेटियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया, एक मरहूम बेटे के बच्चों को भी हिस्सा ना दिया गया। बाद में बेटियों और दीगर वरसा, वो बेटे की औलाद और बेटियों ने केस किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस वक़्त ये ट्रांसफ़र इन्होंने करवाई, इनकी वालिदा 80 साल की थी, वो अनपढ़ थी, उनको टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता था। उनको धोखे और दबाव के ज़रिए ये म्यूटेशन कराई गई और उनकी असल मर्ज़ी तमाम वरसा को शरीयत के मुताबिक हिस्सा देना था। बाद में खुद सकीना बीबी ने भी एक वक़्त में बयान दिया कि वो अपनी तमाम औलाद को शरई हिस्सा देना चाहती है, सिर्फ़ 3 बेटों को नहीं। केस में जो बुनियादी सूल हमारे सामने आते हैं कि क्या सिर्फ म्यूटेशन की बुनियाद पर कोई शख्स खुद को मालिक कह सकता है? क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने रिव्यू इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने साबका हुक्म को तब्दील कर सकता है? अदालत आलिया ने इन दोनों सवालात का जवाब इस जजमेंट में दिया। फैक्ट्स तो हमने आपको बता दिए, दोनों पार्टीज के आर्गूमेंट भी आपको बता देते हैं ताकि आपको केस की अच्छी तरह समझ आ जाए। पटिशनर यानी कि जो बेटे हैं इस केस में, जिनके हक में म्यूटेशन होती है, उनका मौक़िफ़ होता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रिव्यू का इख्तियार नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिव्यू के ज़रिए बेटियों को हिस्सा दिया। ये मौक़िफ़ लिया कि एक मरतबा गिफ्ट हो जाए तो वापस नहीं होती और रिव्यू के ज़रिए पुराना फ़ैसला तब्दील नहीं किया जाता। जबकि बेटियों, जो कि मुखालिफ फ़रीक़ैन हैं इस केस में हाई कोर्ट के सामने, उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि सिर्फ म्यूटेशन से, इंतकाल के ज़रिए किसी का टाइटल नहीं बनता, कोई मालिक नहीं बनता। ये कार्रवाई फ्रॉड और बेज़ाब्तगी पर मबनी थी। ख़वातीन को जानबूझकर उनके जो लीगल राइट है उनसे डिप्राइव किया गया। अदालत आलिया ने सारी पार्टीज़ को सुना, सुनने के बाद ये फैसला दिया, सिर्फ म्यूटेशन मालिक नहीं बनाती। अदालत ने वाज़ह किया कि म्यूटेशन सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए होती है, ये टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता। ख़वातीन को विरासत से महरूम करना गैर कानूनी है। अदालत ने करार दिया कि जो गिफ्ट या ट्रांजैक्शन ख़वातीन को विरासत से महरूम करे, वो इलीगल है, वो इंतहाई सख्त स्क्रूटनी की उसको ज़रूरत होती है। अदालतों को ऐसी ट्रांजैक्शन में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। गिफ्ट साबित करना ज़रूरी है। अदालत ने कहा सिर्फ म्यूटेशन काफ़ी नहीं है, गिफ्ट साबित करना भी ज़रूरी है। इंतकाल तो सिर्फ रिकॉर्ड में इंदराज का नाम है, इंतकाल से किसी का मालिक होना साबित नहीं होता। गिफ्ट साबित करने के लिए ज़रूरी है ऑफ़र भी साबित की जाए, उसकी फिर एक्सेप्टेंस कबूलियत साबित की जाए, फिर उसके बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन है उसको साबित किया जाए। असल फ़ैसला जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किया, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको रिव्यू किया, तो अदालत ने कहा असल फ़ैसले में वाज़ेह कानूनी गलती थी, लिहाजा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो रिव्यू करके अपनी उस गलती को दुरुस्त किया वो बिल्कुल कानूनी है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिव्यू की पावर्स रखता है। इस फैसले में जो सबसे अहम प्रिंसिपल वजह हुए, एक तो हुआ म्यूटेशन टाइटल नहीं होता। रेवेन्यू एंट्री जो होती हैं वो सिर्फ फिजिकल पर्पस के लिए होती हैं, रिकॉर्ड के लिए होती हैं।
اس میں یہ پرنسپل بنا کہ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والی تمام ٹرانزیکشن مشکوک سمجھی جائیں گی، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ کہا کہ اگر اورل گفٹ ہے تو اس کو بہت ہی اسٹرانگ ایویڈنس کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے، اور اس میں پھر عدالت نے کہا کہ ریویو صرف محدود حد تک ہو سکتا ہے، لیکن اس کیس میں کیونکہ واضح قانونی غلطی تھی لہذا ریویو ویلڈ ہے۔ اچھا، اس میں کورٹ نے کہا کہ فراڈ پروسیڈنگ کو ختم کر دیتا ہے، سول کورٹ ہی اصل ٹائٹل ڈیسائیڈ کر سکتی۔ ذہن میں رکھیں کہ میوٹیشن سفیشینٹ نہیں ہے، عدالت نے اس میں کہا کہ مکمل ٹائٹل چین آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد انہیریٹنس میوٹیشن دیکھیں، خواتین کے حقوق کو ویریفائی کریں، پھر سول لیٹیگیشن بھی چیک کر لیں کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، آپ ایسی پراپرٹی خرید رہے ہیں جس میں کسی خواتین کو ڈپرائیو کر کے بندہ اپنے نام میوٹیشن کروایا ہے، تو ایسی پراپرٹی مت لیں، اور کیونکہ یہ بعد میں چیلنج ہوگی اور ایسی ٹرانزیکشن ختم ہو جائے گی۔ خاص طور پر اگر کسی جائیداد میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا گیا تو ایسی ٹرانزیکشن مستقبل میں خطرناک ہو سکتی ہے۔ آخر میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ بیٹوں کی پٹیشن خارج کر دی، اور جو بورڈ آف ریونیو نے ریویو کا آرڈر کیا تھا جس میں بیٹیوں کو حصہ دیا تھا وہ برقرار رکھا، اور قرار دیا کہ اصل حق ملکیت صرف سول کورٹ کر سکتی ہے، بورڈ آف ریونیو یا ریونیو اتھارٹی میوٹیشن ٹرانسفر ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو آپ نے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے، اور اس میں کومنٹ بھی کرنے ہیں، اپنی قیمتی آراء سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے ان خواتین کے لیے جن کو وراثت سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے، ان کے لیے ہم ججمنٹ ڈھونڈتے ہیں جو ان کی فیور میں ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر آپ بھی اس قسم کے کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، آپ کمنٹ کر کے ہم سے آراء لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔